चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, किसी ने हाइपोथेसिस तो लगाया होगा ना भाई कि ऐसा हो सकता है। तो बाद में पता चला कि हाइपोथेसिस बिल्कुल सही जा रही है, क्योंकि डिजायर्ड जीन को निकालने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने डिस्कवर कर लिया और वेक्टर डीएनए के तौर पे हमने प्लाज्मिड डिस्कवर कर लिया। अब आप सोचो, उसके बाद बायोटेक की फील्ड में, साइंस की फील्ड में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया। जो हम सोच नहीं सकते थे वैसा हम सोच के वैसा कर पा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, आज की फील्ड में जेनेटिक इंजीनियरिंग बड़े पड़े मिलेंगे आपको, और बहुत काम आ के, मैंने आपको बोला भी था, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में भी बोला था कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जीन से रिलेटेड वर्क में अभी बहुत ज्यादा डिस्कवरी नहीं हुआ, बहुत कुछ बाकी है। इसलिए आप लोग को भी एक सजेशन दूंगा ना, ज्यादा इधर उधर डॉक्टर डॉक्टर के चक्कर में ना होड़ में मत भागो। हो जाए तो वेल एंड गुड, ना हो ना, डॉक्टर ना बन पाओ ना तो डॉक्टर का बाप बनो। अब डॉक्टर का बाप इन द सेंस क्या है कि बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाना है। डॉक्टर का बाप इन द सेंस, एक बात बताओ, अभी कोविड आया था ना, अभी कोविड आया था ना 2020 में, जब भी आया था 19 में आया, 20 में आया, ठीक है। वैक्सीन कितने साल बाद आया, मतलब कितने समय बाद आया? वैक्सीन कितने समय बाद आया, मुझे ये बताओ, सिंपल सी डेफिनेशन, कितने समय बाद आया वैक्सीन प्रॉपर ऑथेंटिक? कितना समय लगा? प्रॉपर 2 साल। 2 साल नहीं लगा है, 1 साल लगा है, 1 से 1.5 साल। 1 से 1.5 साल लगा ना वैक्सीन में। डॉक्टर ने क्यों नहीं बना लिया? मरीज किसके पास जा रहा था ये बताओ, रिसर्चर के पास या डॉक्टर के पास? अतीक, डॉक्टर। मरीज किसके पास जा रहा था? डॉक्टर के पास। थोड़े बहुत डॉक्टर। जा रहे थे कि भरे पड़े? बड़े पड़े। वैक्सीन क्यों नहीं बना लिया? उसका बाप कौन है? उसका बाप कौन है? रिसर्चर या डॉक्टर? रिसर्चर। साइंस में रिसर्चर से बड़ा कुछ नहीं है। साइंस में भी और आर्ट्स में भी, आर्ट्स में भी रिसर्चर होते हैं, मतलब हर फील्ड में रिसर्चर से बड़ा कोई नहीं है। रिसर्चर जो रिसर्च करता है, रिजल्ट पब्लिश होता है, कई सारे रिजल्ट को इकट्ठा करके बुक पब्लिश होता है, वो बुक को डॉक्टर पढ़ के डॉक्टर बनते हैं। समझ गए क्या? समझ गए क्या? तो बताओ, डॉक्टर बाप है या रिसर्चर बाप है? बाप कौन है? बाप तो उसका रिसर्चर है। इसलिए ज्यादा होड़ में मत भागो, डॉक्टर बनना है बनना है, नहीं बन पाए कोई बात नहीं है, बाप बनो उसका। और ये आसान फील्ड है, रिसर्चर बहुत आसान फील्ड है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी दिमाग है, भेजा है ना, बहुत आसान फील्ड है और बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है और रेप्यूटेड है। सबका बाप बन के रहोगे। बहुत आसान फील्ड है, फील्ड बहुत आसान है, तो बहुत ज्यादा टिपिकल हाई फाई चीज नहीं है इधर, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और कुछ नहीं है। तो सिंपल सी बात है। अभी ये बताओ, अभी जो कुछ भी है हमारे लिए में ही काम चल रहा है, मेथी पे जो भी है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो इलायची पे ही काम चलेगा। अभी तक कोई भी डॉक्टर आपको ये बताते हैं कि मेथी नहीं खाना चाहिए? 100 में कितने डॉक्टर ये बोलेंगे कि मेथी नहीं खाना चाहिए, मुझे बताओ, कितने डॉक्टर बोलेंगे? ऑलमोस्ट 90% डॉक्टर बोलेंगे कि मेथी खाना चाहिए। और क्यों खाना चाहिए? क्योंकि मेथी के बहुत सारे फायदे हैं। मेथी के बहुत सारे फायदे ऑब्वियसली हैं। एंटीऑक्सीडेंट होता है, इम्यूनोजेनिक होता है, मतलब इम्यून बूस्टर होता है एक तरीके का, ठीक है। एंटी डायबिटिक होता है, एंटी डिप्रेसेंट होता है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है उसके पास। लेकिन अभी तक कोई ये नहीं बोलता कि मेथी नहीं खाना चाहिए, या मेथी किस क्वांटिटी में खाना चाहिए, एग्जैक्ट क्वांटिटीज, उसकी क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। जिस दिन रिसर्च तो हो गया कंप्लीट, उसका फाइनल पेपर पर सब कुछ हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, पब्लिश होके डॉक्टर के पास भी पहुंचेगा रिपोर्ट। फिर कल से डॉक्टर क्या बोलेंगे? हाँ भाई साहब, मेथी तो सोच समझ के खाना है। अरे यार ऋतिक, तुम हंसी रहे हो, मैं सच्चाई बता रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, लगा के बोल रहा हूँ, मुझे तुम ये बात बताओ। अगर मैं लगा के बोल रहा हूँ तो मुझे बोल दो ये बात, अगर मैं लगा के बोल रहा हूँ तो ये बोल दो। रियलिटी। ये रियलिटी है या नहीं है, मुझे बताओ। यस। तो बाप कौन है? सोच के देखो ना।
रिसर्चर। हम ना, अगर रिसर्चर बैठ जाए ना हाथ पे हाथ धर के, सब कुछ बंद हो जाएगा, सब कुछ ठप हो जाएगा भाई, सब कुछ ठप हो जाएगा, समझ गया। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ो। अगर ना हो पाए ना एमबीबीएस, इस फील्ड में घुस जाना, बहुत स्कोप है, बहुत वैकेंसीज रहती है भाई साहब, बहुत स्कोप है इसमें, रेप्यूटेड फील्ड भी है, ठीक है। चले, तो मैं बता रहा हूं कि आपने हाइपोथेसिस लगाया कि हाँ भाई हम डिजायर्ड जीन निकाल सकते हैं, वेक्टर डीएनए निकाल सकते हैं, और जो है फाइनली हम ये सब काम कर सकते हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ दो चीजों के डिस्कवरी के बाद, एंड उसमें वन चीज था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, एंड सेकेंड चीज था डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड। तो ये दो डिस्कवरी बायोटेक की फील्ड में बहुत बड़ा योगदान दी है। अब आपको हम बता रहे हैं कि इस चैप्टर में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी एंड जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। एक बात बताओ, ये जो आरडीएनए बनाने की मेथड है, जो मैंने भी आपको सिखाया कि किसी एक ऑर्गन से डिजायर्ड जीन निकालो, किसी दूसरे ऑर्गन के प्लाज्मिड डीएनए के साथ, मतलब कि वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ के एक नया डीएनए बना दो, उसको आरडीएनए कहते हैं। किसी ने पहली बार तो ऐसा किया होगा ना यार, किसी ने पहली बार तो ये काम किया होगा ना। वो थे एस कोहेन, स्टेनले कोहेन एंड एच बोयर। 1972 में फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट आरडीएनए बनाने वाले साइंटिस्ट एच कोहेन एंड एच बोयर थे। इन्होंने क्या किया था, एक बैक्टीरिया लिया था। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि एस कोहेन एच कोहेन ने कौन सा बैक्टीरिया लिया था ये किसी को नहीं पता है। इवन एस कोहेन एच बोयर ने भी अपने पेपर में बात नहीं लिखा कि हमने कौन सा बैक्टीरिया से डिजायर्ड जीन लिया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से बैक्टीरिया से डिजायर्ड जीन लिया था, बोलना नहीं पता। करने वाले ने जब नहीं बता के गया तो हम उनकी आत्मा से पूछेंगे क्या? ठीक है, ये उनका फॉल्ट है कि उन्होंने नहीं बताया, जो भी है। तो उन्होंने किसी बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन लिया, ऐसा जीन जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ऐसा प्रोडक्ट बनाता हो जो एंटीबायोटिक के इफेक्ट को नलीफाई करता हो। तो उन्होंने बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन लिया, जो कि डिजायर्ड जीन माना गया हमारे एक्सपेरिमेंट में, उनके एक्सपेरिमेंट में। फिर उन्होंने दूसरे बैक्टीरिया से, जिसका नाम उन्होंने बताया साल्मोनेला टाइफिमुरियम बैक्टीरिया, टाइफाइड काउज करने वाला, उसमें से प्लाज्मिड डीएनए निकाला। प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है एक बार समझ लो, ये कोई बैक्टीरिया है, उसका मेन डीएनए तो है ही ये डीएनए, इसके अलावा एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो सर्कुलर डीएनए होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। तो उन्होंने प्लाज्मिड डीएनए निकाला, किससे? साल्मोनेला टाइफिमुरियम बैक्टीरिया से। और प्लाज्मिड डीएनए में इस बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जोड़ दिया, तो क्या क्या बन गया? आरडीएनए। तो बताओ, क्या उन्होंने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का स्थापना कर दिया ऑफिशियली? यस। लेकिन क्या उन्होंने जीन ट्रांसफर किया? नहीं, यहीं तक करके उन्होंने छोड़ दिया। तो इससे पूरी दुनिया को एक आइडिया मिला कि नहीं मिला कि हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल मिला भाई। इसी को तो फॉलो करके आज हम भी अपने लैब में काम कर लेते हैं। कोई भी कर रहा है, जो भी कर रहा है अपने लैब में काम, इसको ही फॉलो करके कर रहे हैं ना भाई। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी सबसे पहले किसने यूज किया? एस कोहेन एच बोयर ने सक्सेसफुली जो आरडीएनए बनाया उन्होंने, ठीक है। फिर किसी ने सक्सेसफुली जीन ट्रांसफर भी तो किया होगा पहली बार जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से, तो वो कौन थे? वो थे पॉल बर्ग। तो पॉल बर्ग ने क्या किया? पॉल बर्ग सबसे पहले सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आइडिया दिया कि जीन ट्रांसफर कैसे हो सकता है। तो उन्होंने डिजायर्ड जीन लिया, किससे? एक वायरस है SV40 वायरस, उससे डिजायर्ड जीन लिया। एक वेक्टर लिया जिसका नाम है लैम्डाफेज वेक्टर, लैम्डाफेज ये भी वायरस है, तो वायरस से ही डिजायर्ड जीन लिया, वायरस से ही वेक्टर डीएनए लिया और ट्रांसफर कर दिया ई कोलाई बैक्टीरिया में, जो कि होस्ट सेल, एज अ होस्ट सेल है। तो बताओ, सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर हो गया ना। तो उन्होंने दुनिया को आइडिया तो दिया ना कि हम कैसे जीन ट्रांसफर कर सकते हैं, जीन ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, आइडिया दिया। तो ऐसे पॉल बर्ग और एस कोहेन ने जो भी काम किया, उसको पढ़ के लोगों ने काम स्टार्ट किया अपना अपना, और फिर धीरे धीरे जेनेटिक इंजीनियरिंग इतनी दूर तक पहुंच गई कि आपको हम जब इस चैप्टर में आगे पढ़ाएंगे तो आप सोच नहीं सकते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया इस फील्ड में और क्या क्या करने का टारगेट है हमारा। कितना दूर तक पहुंच गया साइंस। हम बड़े बड़े रोगों का इलाज कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, बड़ी बड़ी चीजें बना रहे हैं ह्यूमन के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग से, जो आप सोच नहीं सकते हैं। वो सब चीजें बन रही है, बन चुकी है। हम करेंगे चैप्टर में आगे बात धीरे धीरे। तो आपको आज के लेक्चर में मैंने एक ओवरव्यू दिया कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे क्या पढ़ने वाले। ये चैप्टर फुल्ली रिसर्च ओरिएंटेड है,
हालांकि रिसर्च हर चैप्टर में होता है भाई साहब, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है, कॉल आ रहा है रुक जाओ, ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर रिसर्चर को काम आता है, हर रिसर्च फील्ड में काम आता है, मतलब एक ओवरव्यू एक तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी आपको एनसीईआरटी में बस फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेना है, फर्स्ट पैराग्राफ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट है यहाँ तक, जल्दी बोलो। नो सर। हाँ अभिषेक, नो सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।